हेलो एवरीवन, नमस्कार और वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन। कुछ साल पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो वायरल हुआ था। वैसे तो उनकी बात में इतना दम है कि लगभग सारे वीडियोस वायरल होते हैं, लेकिन जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ उसमें वो रोजगार की बात कहते हैं कि दफ्तरों के बाहर जो लोग पकौड़ा तल रहे हैं वो भी एक रोजगार है। सरकार रोजगार सृजन के लिए युवाओं के लिए इतना काम कर रहा है कि अनमैचेबल है। अब इस बात को सुनकर कुछ लोग नाराज हुए थे, कुछ लोग परेशान हुए थे कि प्रधानमंत्री इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं। खैर, इस बात का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा था, क्योंकि इससे भी एक बड़ी दलील मैं पहले सुन चुका था। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जब दिल्ली गया था तो वहाँ मेरे कुछ सीनियर्स थे, वो बताते थे कि जब पढ़ाई से वो परेशान हो जाते थे तो उनके सीनियर्स उनसे एक सवाल किया करते थे, वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। और मेरे सीनियर से जवाब देते थे कि सर, देश की सेवा करनी है, देश के काम आना है, इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो दिलासी की तरह एक जवाब उनकी तरफ से आता था कि जब देश की सेवा करने के लिए तैयारी कर रहे हो तो फिर परेशान क्यों होते हो। सरकार ने एक योजना बनाई है एमजी नरेगा नाम से। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो पॉलिसीज नहीं बनाओगे, लेकिन 100 दिन का रोजगार मिलेगा तो नाला और सड़क बना तो पाओगे। देश की सेवा तो तुम वहां भी कर रहे होगे। तो ये जो एमजी नरेगा है, ये 2005 में कानून की तरह पास किया गया था पार्लियामेंट से। इसके बारे में हम समझेंगे। आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो तनातनी है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि इस 2005 के कानून को, एमजी नरेगा कानून जो है, इसको हटाकर एक नया कानून पास किया गया है विकसित भारत जी राम जी नाम से। अब ये कल रात 2 बजे राज्यसभा से भी पास कर दिया गया है। दिन में कल लोकसभा से पास किया गया, रात में राज्यसभा से पास किया गया। तो अब ये कानून बनने वाला है बहुत जल्दी। होपफुली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से इसको लागू कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में हम समझेंगे, और इस सेशन को देखने के बाद जो तनातनी बढ़ने वाली है इसको समझने में आपको बड़ी आसानी होगी। जो दलीलें दी जाएंगी दोनों पक्षों के द्वारा, उसके पीछे की मंशा को भी आप समझ पाएंगे। तो एक वर्ड होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए किसी काम को करने के लिए 2 लोगों की ही ज़रूरत है, लेकिन उसमें 4 लोग लगे हुए हैं या 10 लोग लगे हुए हैं, तो उसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मतलब अगर कोई सामान उठाकर ले जाना है, उसमें 2 लोग वजन उठाए हुए हैं और 3 लोग आगे पीछे ऐसे हाथ पकड़ के लगे हुए हैं, काम वो भी कर रहे हैं। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा देखा जाता था कि किसी ज़मीन के ऊपर जो खेती हो रही है उसमें ज़रूरत से ज़्यादा मजदूर लगे हुए हैं। ये 90s के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, क्योंकि उस वक्त ये फिनोमेना देखा जाता था। ये जो कानून है एमजी नरेगा 2005 में जब लाया गया था, तो इसी बात को एड्रेस करने के लिए लाया गया था, ताकि जो लोग खेती में लगे हुए हैं, बस उनका जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो देश के काम नहीं आ पा रहा है, उसको डाइवर्ट करने के लिए, ताकि एक सही दिशा में उनका इस्तेमाल किया जा सके, ये एमजी नरेगा कानून लाया गया। तो ये पूरे साल तक एक्टिव होता था। जब भी आपको काम चाहिए आपको मिल जाएगा। दूसरा जो टर्म है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि जब फसल उगाने और काटने, बोने और काटने का सीज़न है, उस वक्त तो लोग खेतों में काम करते हैं, लेकिन उसके अलावा पूरे साल जो मजदूर हैं वो बेरोजगार होते हैं। तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का एक एग्जाम्पल है। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हम पूरे इस सेशन को समझेंगे। मैंने इसी तरह इसको डिज़ाइन किया है। तो जब ये 2005 में लाया गया था, उस वक्त ये मांग होती थी एनजीओज और सिविल सोसाइटीज़ के द्वारा, ये डिमांड किया जाता था कि हर हाथ को काम मिले और हर काम का सही दाम मिले। ये उस वक्त का नारा था। तो जो काम मिला उसमें प्रोविजंस रखे गए कि हर एक एडल्ट को पर हाउस होल्ड, ये हाउस होल्ड है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, पर पर्सन नहीं है, हर हाउस होल्ड में एक एडल्ट जो काम करना चाहता है उसको रोजगार मिलेगा
33% जितना भी काम अवेलेबल है उसमें 33% कम से कम महिलाओं को काम मिलेगा, और जो काम करने का एरिया है वो उनके घर से 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। तो 5 किलोमीटर के दायरे में हर एक घर से एक एडल्ट को जो काम करना चाहता है, जो अनस्किल्ड वर्कर है, उसको काम मिलेगा। और अगर काम नहीं मिलेगा तो उसे कॉम्पनसेट किया जाएगा। गवर्नमेंट उसके लिए अलाउंसेस दिया करती थी, वो भी 15 दिन के अंदर। अगर 15 दिन के अंदर अलाउंस नहीं दिया जाता था तो उसका भी हर्जाना सरकार देती थी। तो बहुत अच्छा एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम था ये। अब जो एमजी नरेगा है, इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा फायदा तब देखा गया जब कोविड आया था। कोविड के टाइम में लोग जो बाहर रहते थे वो लोग सभी अपने घर आ चुके थे, और उस वक्त जो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस की तरह ये एमजी नरेगा काम किया था। 2020 में भी जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा था, सबसे पीक पॉइंट था। आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट ने जब एलोकेशन किया फंड का, तो 2020 में सबसे ज़्यादा फंड एलोकेट किया गया था। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट बजट आया तो उसमें फंड्स को कम कर दिए गए, तो कुछ प्रॉब्लम्स भी देखे गए लूप होल्स से उसमें, उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो एमजी नरेगा जो है ये एक तरह से फर्स्ट लीगल अटेम्प्ट था आर्टिकल 41 को अचीव करने के लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में राइट टू वर्क, हर इंसान को काम करने का अधिकार मिले, इसकी बात कही गई है। तो उसको पहुंचने के लिए क्लोज प्रॉक्सिमेशन था ये। फर्स्ट लीगल अटेम्प्ट किया गया 2005 में कि हर इंसान को जो काम करना चाहता है उसे वो मौका मिलेगा। 2005 के बाद 2025 तक आते आते काफ़ी सारे चेंजेस किए जाते हैं इस मनरेगा में, और समय के साथ इसमें काफ़ी सारे करप्शंस भी देखे जाते हैं, काफ़ी लूप होल्स देखे जाते हैं। उनको बार बार अमेंड करते हुए इस कानून को अमेंड किया जाता है, और उसमें संशोधन करते हुए समय के साथ एडजस्ट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अभी 2025 में यानी कि कल एक नया कानून पास किया गया है जिसका नाम है विकसित भारत वीबी गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। इसे कहते हैं GRAM ग्रामीण जी। तो ये है जी राम जी, और इसी के ऊपर एक बवाल है कि सरकार ने गांधी जी का नाम हटाकर, जो इसमें महात्मा गांधी था, इस गांधी जी के नाम का अपमान करते हुए राम का नाम लगा दिया है। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 का था, इसको रिपील कर दिया गया है, यानी कि रिप्लेस कर दिया गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल से, और इसे कल रात में 2 बजे तक पास कर दिया गया था राज्यसभा के द्वारा भी। अब ये दोनों हाउसेस से पास हो गया है, तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इसको लागू भी कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो सड़कों पर आज से उतर गई है इसका विरोध करने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो अगेंस्ट है इस राइट टू वर्क के। जो आर्टिकल 41 में हम देख रहे हैं, इसमें राइट टू वर्क का प्रावधान जो है, ये एक सरकार का मोरल ऑब्लिगेशन है कि हर इंसान को रोजगार दिया जाए। लेकिन जो ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है, ये नया जो कानून बनाया गया है, इसमें विजन ड्रिवन फ्रेमवर्क के ऊपर काम किया जाएगा। मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट होगा जो एनुअल बजट में फिक्स कर दिया जाएगा, और उसी के अनुसार इस एक्ट के तहत लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो पहले जो था वो राइट बेस्ड वेलफेयर था, और अब ये विजन ड्रिवन है। 2047 में जो विकसित भारत बनाने का सपना है, उसके लिए उसी दिशा में इसको प्लान किया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। सो दिस डिसमेंटलिंग द डिमांड ड्रिवन आर्किटेक्चर ऑफ मनरेगा, रिप्लेसिंग इट विद अ प्री डिसाइडेड बजट। बजट में पहले डिसाइड कर दिया जाएगा, उसके बाद एलोकेशन होगा फंड का। तो इस बात पर जब शिवराज सिंह चौहान जी ने जो
मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, जब उन्होंने ये पेश किया बिल को, तो लोगों ने कहा कि देखो ए दीवानो, ऐसा काम ना करो, राम का नाम इस तरह बदनाम ना करो। एक गाना है बॉलीवुड का, किसी पुराने फिल्म का, इसको गाकर लोगों ने विरोध किया कि राम जी के नाम पे आप इस तरह का जो मिसअप्रोप्रिएशन कर रहे हैं और जो गड़बड़ी कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो सरकार को इस बात पर भी घेरा गया है कि यूनिलैटरली डिसाइड कर लिया गया है, किसी भी स्टेक होल्डर को कंसल्ट नहीं किया गया है, ना किसी कमेटी को रेफर किया गया है ये बिल, और सीधे पास कर दिया गया हाउस में। तो ये एक तरह से मनमानी है, मेजोरिटोरियन जो पॉलिटिक्स है, मतलब सरकार जो अभी पावर में है, इसके पास इतनी मेजॉरिटी है कि यूनिलैटरली किसी भी बिल को पास कर सकता है। तो इसका एक तरह से गलत उपयोग किया जा रहा है सरकार के द्वारा, इसको क्रिटिसाइज करते हुए अपोजिशन ने कहा। लेकिन इसके पीछे का कोई लॉजिक भी होगा। ये मनरेगा को रिप्लेस करने की बात क्यों आई? तो अभी आप यहाँ पे एक देख सकते हैं आंकड़ा, लगभग जो जॉब कार्ड्स हैं वो 8.61 करोड़ कार्ड्स बनाए गए हैं, और 100 दिनों का पूरा काम पिछले फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 40.70 लाख लोगों को ही मिल पाया था। और इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें तो अब 3 महीने सिर्फ बचे हुए हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 6.74 लाख हाउस होल्ड्स को ही 100 दिनों का काम मिला है। मतलब अगर एवरेज निकाला जाए तो ऑल ओवर इंडिया में सभी लोगों को जो काम मिलता है वो औसतन सिर्फ 50 दिनों का, 50 से 55 दिनों का ही काम मिल पाता है। तो इसलिए जो इसका इफेक्टिवनेस है वो इतना ज़्यादा नहीं था। दूसरी बात कि जो इसमें वेजेस दिए जाते थे, जब ये कानून लाया गया था 2005 में, तो उस वक्त जो वेजेस दिए जाते थे, जो मजदूरी दी जाती थी मनरेगा में, वो ठीक ठाक था, मार्केट के हिसाब से था। लेकिन अभी जो वेज दिया जाता है ये एक तरह से मार्केट वैल्यू से कम है। जो लोग दिहाड़ी मजदूर अगर अनस्किल्ड काम करता है कहीं पे, तो 300 से 500 के बीच में वो चार्ज करता है। लेकिन अगर मनरेगा की बात कही जाए तो 250 के आसपास रुपए दिए जाते हैं मनरेगा योजना में। तो इसलिए बहुत लोग अब इस दिशा में, मनरेगा में काम करने के लिए जाते भी नहीं है। जो यूथ है, जो यंगर जनरेशन है जो मजदूरों का, वो प्रेफर नहीं करता है कि सरकारी योजना में जाकर काम करे। वो कहीं प्राइवेट किसी जगह पे काम कर लेगा तो उसको ज़्यादा कमाई हो जाएगी उस दिन का। तो ये सब फेलियर्स थे जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है। तो इसको एड्रेस करने के लिए मार्केट वेजेस तो बढ़ा दिया जा सकता था। अगर रेट्स को आप रिवाइज कर देंगे तो फिर नया एक्ट लाने की क्या ज़रूरत है? तो नया एक्ट लाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ बेसिक चेंजेस भी किए गए हैं। जैसे कि नए कानून में क्या क्या है ये देख लेते हैं। एक तो एलोकेशन जो है वो फिक्स्ड बजट में होगा, ठीक है। जो पैरामीटर्स होगा डिटरमाइंड बाय यूनियन गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही पैरामीटर्स डिसाइड करेगा कि किस पैरामीटर्स पे कहाँ कहाँ पे किस तरह के काम किए जाने हैं, उसको डिफाइन किया जाएगा। ये एक तरह से अभी क्रिटिसिज्म है कि जो पहले काम होता था वो पंचायत लेवल पे डिफाइन किया जाता था और वहीं से डिसाइड होता था कि कौन सा काम करवाना है, चाहे वो गड्ढा सिर्फ खनवा के और फिर भरवा दिया जाए, या फिर कहीं नाला बनाया जाए और फिर नाला को भरवा दिया जाए। तो इस तरह के काम भी होते थे उसमें। लेकिन अब यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि रूरल एरियाज़ में जो नोटिफाई किया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। जो एरिया डिफाइन किया जाए कि कहाँ पे किस एरिया में होना है, और ये एरिया कैसे डिफाइन होगा ये आगे हम बताएंगे आपको कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये एरिया डिफाइन किया जाता है कि कहाँ पे प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है। नंबर ऑफ जो गारंटी वर्क डेज है उसको भी बढ़ा दिया गया है, 100 से 125 दिन कर दिया गया है। पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब 125 मिलेगा। इसके साथ साथ अब एक्स्ट्रा जो पॉज दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, 60 दिन जब हार्वेस्टिंग का टाइम होगा या फसल लगाने का समय होगा, तो इस तरह के स्टेट्स को ये ऑटोनॉमी दी गई है कि वो पूरे साल में ऐसा 60 दिन डिफाइन करके बताएं अपने स्टेट के क्लाइमेट के हिसाब से कि कब वहाँ पे
फसल लगाने और काटने का सीज़न होता है, उसको एक्सक्लूड करते हुए बाकी दूसरे 100 दिनों में, मतलब वो 60 दिन जो होंगे उस वक्त ये जो प्रोग्राम है ये नहीं चलेगा। इस प्रोग्राम के तहत रोज़गार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि खेतों में मज़दूरों की कमी होने लगी है। मैंने आपको बताया कि पहले के ज़माने में, जब ये 2005 की बात मैं बता रहा था, कि खेतों में ज़रूरत से ज़्यादा मज़दूर हुआ करते थे, लेकिन अब इतनी ज़्यादा गरीबी नहीं है लोगों के बीच में, कुछ हद तक गरीबी कम हुई है और लोग बाहर जा रहे हैं नए अपॉर्चुनिटीज़ को खोजने के लिए। तो अगर हम बिहार स्टेट की बात कहें तो यहाँ पर भी जनरली मज़दूर मिलना इतना आसान अब नहीं रहा है, और ये इसीलिए क्योंकि लोगों ने अपने नए नए रास्ते खोज लिए हैं। तो जो लोग मनरेगा योजना के तहत काम करते थे वो दोबारा खेती में वापस आना नहीं चाहते थे, क्योंकि किसी तरह का स्किल उन्होंने एक्वायर कर लिया था। अब खेती में, एग्रीकल्चर में इसका बुरा असर देखा जा रहा था, इसलिए ये भी एक प्रोविज़न रखा गया है कि जब खेती का समय होगा उस वक्त ये प्रोग्राम को पॉज कर दिया जाएगा। 150 दिन के अलावा अगर सरकार और रोज़गार देना चाहती है, अगर किसी स्टेट में खेती इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, वहाँ एग्रीकल्चरल लैंड इतने अवेलेबल नहीं हैं, तो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उससे ज़्यादा भी वो काम दे सकता है। स्टेट गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। पहले भी जब अगर सरकार रोजगार नहीं दे पाती थी तो जो अलाउंसेस दिए जाते थे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, वो स्टेट गवर्नमेंट ही देता था, तो अभी भी वो स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में ही आएगा। सबसे बड़ा जो पॉइंट है, ये फाइनेंशियल बर्डन का है ऑन स्टेट्स। अब ये किस तरह से है, इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। पहले के टाइम पे, जो अभी तक मनरेगा में चलता आ रहा था, कि जो वेजेस दिए जाते थे, जो मजदूरी दी जाती थी, वो 100% वेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करता था, और जो मटेरियल वेजेस होता था उसका 75% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करता था। मतलब पूरे स्कीम में जितना भी एक्सपेंडिचर है उसका सिर्फ 25% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती थी। लेकिन अब ये जो नया रिवीजन हुआ है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को 40% देना होगा। तो ये एक बड़ा फाइनेंशियल बर्डन होने वाला है स्टेट्स के ऊपर। और जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस किए गए थे मनरेगा योजना में, जैसे कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, रियल टाइम डैशबोर्ड, या अटेंडेंस ले जाते थे ऐप बेस्ड, या आधार बेस्ड पेमेंट किया जाता था, जो ऑनलाइन पेमेंट होता था, तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको लॉ में कोडिफाई कर दिया गया है। पहले के टाइम पे ये भी होता था कि जब ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता था तो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा ट्रांसफ़र करता था स्टेट गवर्नमेंट को कि आप वेजेस के लिए देंगे, उसका वो 25% जो स्टेट का शेयर था उसका भी वो पूरा भुगतान नहीं कर पाते थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स को इस्तेमाल कर लिया जाता था। तो बहुत सारे ऐसे ड्यूज़ अभी भी हैं जो क्लियर नहीं हुए हैं पहले के। तो ये जब 25% वो नहीं दे पा रहे थे, यानी कि 10% इफेक्टिवली अगर देखा जाए, 100% वेजेस का और जो लेबर वेज है उसका 100% और 75% मटेरियल वेज का अगर टोटल इंक्लूड करके एवरेज निकाला जाए तो इफेक्टिव जो होता था वो 90% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता था और सिर्फ 10% स्टेट का होता था। तो जो स्टेट 10% का भी पेमेंट नहीं कर पा रहा था, अब उसे 40% का पेमेंट करना है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन के दौरान अब आगे समझ में आएगा कि किस तरह से ये जो नया आइडिया है, क्या ये फेल होगा या सक्सेसफुल होगा। लेकिन स्पेक्युलेशंस यही लगाए जा रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितने भी राज्य हैं वो खुद फाइनेंशियल बर्डन से जूझ रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनका फिस्कल स्टेबिलिटी है नहीं कहीं पे। ये जो नया वीबीजी रामजी स्कीम है या बिल है जो पास कर दिया गया है, इसको लिंक किया जाएगा पीएम गति शक्ति से। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है, और विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत विकसित ग्राम पंचायत प्लान जो है, इससे इसको लिंक किया जाएगा।
ये जो पंचायत लेवल पे जो भी डिसीजन होगा सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसको पीएम गति शक्ति से लिंक किया जाएगा और इस योजना को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक विकसित ग्राम पंचायत या फिर रूरल इंडिया को डेवलप करने के लिए इस पूरा प्रोग्राम को इस्तेमाल किया जाएगा। विकसित ग्राम पंचायत प्लान क्या है? तो मैंने ये जो पैराग्राफ है ये बिल से हुबहू उठाया है, जिसमें ये डिफाइन किया गया है विच मीन्स फ्यूचर रेडी कन्वर्जेंस बेस्ड लोकल डेवलपमेंट प्लान। मतलब जितने भी पंचायत हैं वो लोग अपना अपना प्लान बनाएंगे और उसको कन्वर्ज किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे और फिर नेशनल लेवल पे, और उसी दिशा में सिनर्जी बनेगा। जो पूरा प्लान है ग्राउंड लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक वो पूरा एक दिशा में काम होगा। इसमें 4 थीम्स को डिफाइन किया गया है, जिसमें वाटर सिक्योरिटी है, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे स्टोरेज का या फिर जो मशीनरीज की ज़रूरत होती है, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, शॉर्ट टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप किए जाएंगे। लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, या फिर स्पेशल वर्क्स टू मिटिगेट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। अब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गया या सूखा आ गया, तो ये 4 वर्टिकल्स में इसको डिफाइन किया गया है। इसी में जो भी काम होंगे, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा वो इन्हीं 4 वर्टिकल्स में होगा। लेकिन इसमें एक मुश्किल ये आने वाली है, क्योंकि जो रूरल पॉपुलेशन है, जो मजदूर है, वो इतना ज़्यादा डिजिटली लिटरेट नहीं है। तो ज़रूरत ये भी होगी कि कोई डिजिटल सेंटर हो जहाँ पे सारे मजदूरों के लिए सुविधा हो कि वो इन चीज़ों का एक्सेस कर पाएँ और इनका फ़ायदा उठा पाएँ। भुवन पोर्टल एक लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पे जो भी लैंड एरिया है उसका पूरा आंकड़ा वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो उसमें टूल्स यूज़ किया गया युक्त धारा। ये इसरो के NRSC के द्वारा बनाया गया था और इसी के अकॉर्डिंग जियो स्पेशियल डाटा डिफाइन किया जाता है और इनमें इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया जाएगा। इमेजेस, डेटा सेट्स और जियोमॉर्फोलॉजी, वाटरशेड, ड्रेनेज इन्फॉर्मेशन, इस तरह के इन्फॉर्मेशंस को इकट्ठा करके पूरा प्लान तैयार किया जाएगा कि कहाँ पे प्रोजेक्ट की ज़रूरत है और उसी हिसाब से प्रोजेक्ट डिफाइन किया जाएगा और इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें कुछ नए प्रॉब्लम्स भी आने वाले हैं। अभी ये लागू तो कर दिया जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आने वाला है कि जो फिस्कल स्ट्रेस की बात कही मैंने, वो दिखने वाला है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं है। रेवेन्यू कंस्ट्रेंट्स है, GST रिलेटेड लॉसेज हो रहे हैं स्टेट्स के लिए। सोशल ऑब्लिगेशंस जो है, इस तरह की नई नई स्कीमें आ रही हैं, तो योजनाओं का निर्वहन करना तो सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन उनके पास वो पैसा भी होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन ऑफ फिस्कल पावर, उसके बाद फिर 7 दिन का जो ब्लैकआउट है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे लैंडलेस लेबरर्स हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, तो वो किस तरह से काम करेंगे उस एरिया में, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और जो 10% देने का बात होता था पहले मनरेगा के टाइम पे, तो वो जब वो पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाते तो 40% का पेमेंट कहाँ से टाइम पे कर पाएंगे। तो ये कुछ परेशानियां हैं जो आने वाले दिनों में दिखेंगी। और अभी ये आंदोलन जो अपोजिशन ने एक फ्रंट तैयार किया है, ये कहाँ तक आगे जाता है, कितना एस्केलेट होता है, ये भी आने वाले समय में पता चलेगा। और जब ये कानून इफेक्ट में आएगा तो इसमें जो लूप होल्स हैं वो भी क्या स्टेट बियर कर पाएगा इतना बर्डन, ये भी देखने वाली बात होगी। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस टॉपिक को पूरे तरीके से कवर किया जाए। अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।